चलिए हम बात कर रहे हैं अनुनाद की, और अनुनाद के बारे में हमने पहले थोड़ी सी जानकारी ली थी कि अनुनाद का मतलब क्या है। कि जब संरचना, किसी भी अणु की संरचना उसके रासायनिक गुण निर्धारित करती है, और जब एक प्रकार की संरचना से हम रासायनिक गुण निर्धारित नहीं करते तो उसकी एक से अधिक संरचनाएं दी जाती हैं। जब किसी अणु के रासायनिक गुण एक संरचना से प्रदर्शित नहीं हो पाते, एक संरचना से प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं तो उसकी एक से अधिक काल्पनिक संरचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। संरचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ये वर्ड याद रखना, एक से अधिक काल्पनिक संरचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, जिन्हें वास्तविक संरचना का अनुनादी संकृत रूप कहा जाता है। संकृत रूप कहा जाता है। यह घटना, यह क्रिया अनुनाद कहलाती है। ये क्रिया अनुनाद कहलाती है। तो हम एक से अधिक संरचना प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एक संरचना से उसके गुण प्रदर्शित नहीं किए जा रहे थे, इसलिए हमें एक से अधिक संरचनाओं की जरूरत पड़ी, और हम इसीलिए एक से अधिक संरचना की बात करते हैं। इसके पूरे गुण पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो हम कल एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CO2 के जब हमें गुण प्रदर्शित करने होते हैं तो हम ये मानते हैं कि O ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O ऐसा हो जाता है। और फैक्ट है कि अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ध्यान रखना, उसका ट्रिपल बॉन्ड बना है। ट्रिपल बॉन्ड बना है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गए हैं। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अब वो त्यागने वाला है, इसलिए हम इसे प्लस बोलते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इसे हम बोलते हैं माइनस। और पता है ये दोनों इसमें परिवर्तित होते रहते हैं। अब ये सी था, सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे माइनस और ट्रिपल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस। ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ये है मुख्य संरचना। इसके ये दो हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मुख्य संरचना है और इसके ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि थोड़ा सा तो कोशिश आपको करना पड़ेगा समझने के लिए। थोड़ी सी कोशिश तो यहाँ पे बहुत जरूरी है समझने के लिए। यदि हम यहाँ पे O3 की बात करते हैं, O3 को क्या कहते हैं? ओजोन।
यहाँ पे 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम O3 की यदि बात करते हैं तो O3 के हम 3 यहाँ पे वो देते हैं, जैसे कि O, डबल बॉन्ड O और उप सहसंयोजी बंध O। एक इसका फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या हो गया? दूसरा फार्मूला हो गया O, ये वाला ऑक्सीजन उप सहसंयोजी बंध से जुड़ गया और ये नॉर्मल हो गया, और ये इस वाले के रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। O ऐसे हम बना दें और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे परिवर्तित होता रहता है। तो रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? रेजोनेंस की जरूरत ये इसीलिए पड़ती है, हमने आपको कल समझाया था कि C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ये जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा उत्पाद बना लेता है। अब यहाँ पे आप कह ही नहीं सकते कि ये वाला O त्यागा कि ये वाला O त्यागा, हमें नहीं पता और हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन यहाँ पे बिल्कुल बराबर डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये एक ऑक्सीजन कैसे त्याग सकता है? इसीलिए हम इसके 2 संरचनाएं देते हैं कि यदि सामने वाला कोई नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव को अपने साथ अटैच कर लेगा, ये CO बचेगा, और यदि सामने वाला पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव को अटैच कर लेगा और ये CO बचेगा। अब हमारे पास कहने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, हम जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी आप जरा ये देखिए और ये समझिए, O3 की हमने बात कर ली। हम बहुत सी बातें यहाँ पे अभी करने वाले हैं और प्रश्न आपके होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपको पूछना ही पड़ेगा। हम एक और इसकी बात करते हैं। यहाँ पे SO3 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है। इसकी यदि हम संरचना देना चाहें तो ये डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन है इसके साथ, और ये O और ये O, एक ये वाला हो सकता है। दूसरा बिल्कुल समझ में आता है, S, ये यहाँ पे O हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये उप सहसंयोजी बंध हो जाएगा। तीसरा हम ये दे सकते हैं कि S डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, ये O हो जाएगा और ये O हो जाएगा। इसके 3 रेजोनेंस हाइब्रिड हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये SO3 की थी। हम यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, ये पेपर में पूछते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है, C सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस होगा। इसके पास यदि हम यहाँ पे अभी और इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, 2, 4 और 6, दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके हैं। और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड O, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। इसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो एक साधारण सी बात ये है कि रेजोनेंस एक कल्पना है, ये वास्तव में नहीं होती है, रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम कल्पना करते हैं कि वो ऐसा हो सकता है, कि वो ऐसा जुड़ सकता है जिससे वो क्रिया को प्रदर्शित कर देता है। तो जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, अनुनाद की बात करते हैं, तो हमें एक से अधिक सूत्र प्रदर्शित करने होते हैं। बताइए प्रशांत सर के बच्चों, बताओ समझ में आई है कि नहीं बात? जल्दी से, फिर हम इसके कुछ गुण लिखने वाले हैं। जल्दी बोले, कुछ समझ में आया? नो सर, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग वाला बात समझ में। हाँ, वहाँ पर प्लस माइनस चार्ज कैसे आता है वही समझ में।
हाँ, प्लस चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, अब वो धनात्मक व्यवहार करेगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की कोशिश करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम आयनिक आवेश नहीं देते हैं, यहाँ पे उसकी प्रकृति की बात करते हैं। तो आप बताओ ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो किसी भी क्रिया के दौरान वो क्या करने वाला है? किसी भी क्रिया के दौरान वो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है। समझ में आई ये बात? इसलिए हम इसे धन और ऋण आवेश देते हैं। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अभी इसके पास कम है तो हमने धन दिया, इसके पास ज्यादा हो गए तो ऋण दिया है हमने। तो ये फिर से बता दें कि जब अनुनाद की बात करते हैं तो अनुनाद की बात करते समय हमें इमेज करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। काल्पनिक रूप से हम अनुनादी संरचना देते हैं। अनुनादी संरचना बनाते कैसे हैं ये जानकारी हम अभी दे रहे हैं। अभी थोड़ी सी बात तुम लोग आगे सुनो और इसके बाद फिर अपन शुरू से प्रश्न कर लेंगे। पहली स्लाइड से हम प्रश्न करना शुरू कर लेंगे, परंतु अभी थोड़ी सी बातें और सुनो आप, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं होगी तो पहली स्लाइड से हम बात करेंगे। तो कुछ जानकारियां हैं जो आप ले लो। तो अनुनादी ऊर्जा, अब हम दूसरी बात करते हैं, जरा समझेंगे पूरी बात, अनुनाद के बारे में समझने वाले हैं। हम अनुनादी ऊर्जा की बात करते हैं कि अनुनादी ऊर्जा क्या होती है। तो अनुनादी ऊर्जा होती है, अनुनादी ऊर्जा, अनुनादी ऊर्जा एक सूत्र दे रहे हैं हमें, वास्तविक बंधन ऊर्जा, वास्तविक आबंध ऊर्जा, क्योंकि वो एक तो संरचना है ही ना उसकी, वास्तविक आबंध ऊर्जा माइनस, अब हमने दूसरी संरचना दी है और संरचना बदलाएगी तो आबंध ऊर्जा भी बदलाएगी। तो सर्वाधिक स्थायी अनुनादी, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा, तो जो सामान्य सूत्र है उसकी आबंध ऊर्जा वास्तविक आबंध ऊर्जा होती है। फिर हमने एक से ज्यादा अनुनादी रूप दिए हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा स्थायी अनुनादी रूप है उसकी ऊर्जा को उसमें से घटा देते हैं, तो हमें समझ में आती है कि ऊर्जा का परिवर्तन मिल गया और इसी ने अनुनाद किया है। मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा था ए बी, ये सर्वाधिक स्थायी है, इसकी ऊर्जा है 10 यूनिट। अब यहाँ पे ये बना ऐसे, मान लेते हैं डबल बॉन्ड बी बन गया, किसी भी हालत में इसकी ऊर्जा में कुछ कमी आ जाएगी, तो ये 9u हो गया। तो 10 माइनस 9 बराबर 1 हमारी अनुनादी ऊर्जा हो गई। जब हम अनुनादी ऊर्जा की बात करते हैं तो वास्तविक आबंध ऊर्जा किसी भी अणु की जो वास्तविक बॉन्डिंग एनर्जी होती है उसमें से मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ऊर्जा को ऋण करके हम अनुनादी ऊर्जा निकालते हैं। फिर अब यहां से आपकी प्रॉब्लम कुछ सॉल्व होना शुरू होंगी। मतलब अनुनाद के गुण धर्म, पहले अनुनाद के गुण धर्म पढ़ो, फिर इसके बाद अनुनाद सूत्र लिखते कैसे हैं ये भी पढ़ाएंगे, और फिर पहली स्लाइड से आपके प्रश्न होंगे और हम उत्तर देंगे। पहले जरा देखो अनुनाद के गुण धर्म। तो जो अनुनादी रूप होते हैं, जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वह वास्तव में नहीं होती, वह वास्तव में नहीं होती।
उनकी केवल कल्पना की जाती है, केवल कल्पना की जाती है। हमने बोला ना कि हम इमेज करेंगे, हमने बोला कि प्रशांत सर का बच्चा, ध्यान से सुनना, पूरी बात समझ में आएगी कि प्रशांत सर का बच्चा, मान लो रूपेश ही याद है हमें, तो रूपेश जो है हम बोलेंगे कि वो बहुत सीधा लड़का है, बहुत सीधा लड़का, ये उसकी वास्तविक संरचना है, ये उसकी वास्तविक आबंध ऊर्जा है कि वो सीधा लड़का है। परंतु एक दिन हमने देखा कि वो लड़ाई कर रहा था, तो यार हमारे स्टेटमेंट तो गलत हो गया, हमारी जानकारी तो गलत हो गई कि वो सीधा लड़का था, वो लड़ाई कैसे कर रहा था, वो लड़ने वाली क्रिया कैसे दे रहा था। तो हमने कहा कि जब कोई उसके ईगो को हर्ट करता है तो उसे गुस्सा आ जाती है। तो एक तो हमारी संरचना मुख्य हो गई उसकी कि वो लड़का सीधा साधा लड़का है, ये मुख्य संरचना हो गई, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं बोलता, परंतु जब कोई उसे परेशान करता है तो वो लड़ाई कर लेता है। तो दूसरी संरचना, वो परेशानी वाली संरचना दी जाएगी, गुस्से वाली संरचना दी जाएगी। परंतु वो संरचना कब होगी, वो संरचना तभी होगी ना जब कोई उसे परेशान कर रहा होगा। सामान्य अवस्था में वो किसी से कोई बात नहीं करता, किसी को छेड़ते ही नहीं है, परंतु जब परेशान करता है तो लड़ लेता है। तो हमें उसके दो रूप देने पड़ेंगे, क्योंकि यदि हमने सीधा लड़का बोल दिया तो वो किसी को लड़ता हुआ दिख गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सब तो इमेज यही करेंगे कि यार वो लड़का बहुत सीधा साधा लड़का है, तो लड़ेगा नहीं, परंतु वो तो लड़ रहा था, तो लड़ रहा था तो किसी विशेष परिस्थिति में लड़ रहा था। तो हमने कल्पना की कि उसकी दूसरी संरचना ये दें कि जब कोई उसे परेशान करता है तो फिर वो लड़ाई कर लेता है। तो ये दो जानकारियां हमने उसके बारे में दे दी। तो ये मुख्य संरचना क्या हो गई, मुख्य संरचना हो गई कि वो सीधा लड़का है, मुख्य संरचना हो गई कि वो सीधा लड़का है, वो सीधा लड़का है, परंतु वो लड़ाई कर रहा था। तो हमने ये दो संभावित संरचनाएं दे दी कि कोई ईगो हर्ट करता है तो लड़ लेता है, कोई परेशान करता है तो लड़ लेता है। तो इसके ये दो अनुनादी रूप हो गए। तो ये अनुनादी रूप हम उसके रासायनिक क्रिया को पूरी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए वास्तविक चरित्र क्या हो सकता है उसकी एक संभावना भर है। बताओ अनुनाद थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आया? तो पहली बात हमने दे दी। दूसरी बात, अनुनादी रूपों में बंद लंबाई परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, बंद लंबाई उतनी ही रहेगी, बंद लंबाई परिवर्तित कभी भी नहीं होगी। नंबर 3, जो अनुनाद है, अनुनाद एक सैद्धांतिक, वास्तविक नहीं, एक सैद्धांतिक परिकल्पना है। हम सिद्धांत के आधार पर अनुनाद की कल्पना करते हैं, सैद्धांतिक परिकल्पना कहते हैं। यदि अनुनाद अधिक होगा या अनुनादी ऊर्जा अधिक होगी, अनुनादी ऊर्जा अधिक होगी, मतलब ग्रेटर इज द रेजोनेंस एंड ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी, तो अणु
अधिक स्थायी होगा, तो अणु अधिक स्थायी होगा। 5, अनुनाद के दौरान इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। अनुनाद के दौरान इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही रहने वाले हैं। उनका पुनर्व्यवस्थापन होता है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं, व्यवस्थापन होता है। अनुनाद के दौरान बंध कोण परिवर्तित हो सकता है। बंध कोण परिवर्तित हो सकता है। बॉन्डिंग एंगल जो हम पढ़ रहे थे ना, बंध कोण हमने देखा था कि H2O बनता है 104.5 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे ये अनुनाद की बात तो हो गई है। अब अनुनादी सूत्र लिखने के कुछ गुण पढ़ते हैं और समझते हैं। फिर आप लोग जितने प्रश्न पूछना चाहोगे वो प्रश्न हम यहाँ पे लिखेंगे। अनुनादी संरचना लिखने की शर्तें। अनुनादी संरचना लिखने की शर्तें। नंबर फर्स्ट, अब हम अनुनादी संरचना कैसे लिखेंगे उसकी कुछ शर्तें होती हैं। अनुनादी रूप में परमाणुओं का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। पहली बात हम बताते हैं, परिवर्तित नहीं होता है। उन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है। देखिए जरा, कार्बन बीच में है तो बीच में ही है, ऑक्सीजन जहां है वहीं है। इन्हें परिवर्तित नहीं किए तीनों रूप में। परिवर्तन केवल क्या हुआ है? केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। बीच में C दोनों तरफ O है, बीच में C दोनों तरफ O है। ये देखिए आप, सल्फर सब में बीच में है, जहां ऑक्सीजन होने चाहिए थे वहीं है, बस उन पे केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हुई है। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात, परमाणुओं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। युग्मित की बात नहीं कर रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अपरिवर्तित रहती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी परिवर्तित नहीं होती है।
अपरिवर्तित रहती है। परिवर्तित कौन सी होती है? परिवर्तित होती है युग्मित की। जोड़े, जोड़े परिवर्तित होते हैं। अनुनादी रूपों की, अनुनादी रूपों में, रूपों की ऊर्जा बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होती। थोड़ी तो होती है, बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होती है। ऊर्जा भी बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होती है। अनुनादी रूपों की बात कर रहे हैं। नंबर चौथे की बात करते हैं। विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ऋणात्मक तथा विद्युत धनात्मक परमाणु पर धनात्मक आवेश होता है। चरित्र नहीं बदलता, आवेश होता है अनुनाद के दौरान। अनुनाद के दौरान उनका करेक्टर नहीं बदलेगा, उनका चरित्र नहीं बनेगा। नंबर 5, समान आवेश दूर, क्योंकि प्रतिकर्षित करते हैं, तथा असमान आवेश पास पास होते हैं। क्योंकि असमान आवेश क्या करेंगे? वो पास पास हो जाएंगे, समान आवेश दूर दूर हो जाएंगे। एक शब्द है यहाँ पे, अब प्रश्न पूछ सकते हो बच्चों, पहले चीज से प्रश्न पूछ लो। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब आप चाहो तो प्रश्न पूछ सकते हो, और यदि आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज, FORMAL, फॉर्मल चार्ज, इसकी हिंदी अभी हमें याद नहीं आ रही है। हम 1 मिनट में देखते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है, फिर हम आगे की बात करें। फॉर्मल चार्ज को उन्होंने फॉर्मल चार्ज ही लिखा हुआ है, हिंदी में भी फॉर्मल चार्ज ही लिखा हुआ है। फॉर्मल चार्ज को अपन लिखेंगे FC से। तो फॉर्मल चार्ज निकालना आपको है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, काम की चीज है। मुक्त परमाणु में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस, मुक्त परमाणु में माइनस कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना, बिल्कुल समझ में आएगा। माइनस कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन, माइनस 1/2 कुल शेयर्ड यानी बंधित, कुल बंधित इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा फॉर्मल चार्ज, FC से ही प्रदर्शित करते हैं। और इसका एक प्रश्न भी आया भी था इस साल के नीट के पेपर में।
अब हम यहां से समझते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और वो चीज है, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है एक संरचना ओ, यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, डबल बॉन्ड हो गया O, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड हो गया O, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। हम इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं और इसे 3 बोल देते हैं। सबसे पहले 1O पर फॉर्मल चार्ज, 1O पर फॉर्मल चार्ज पहले O पे, इस पे निकाल रहे हैं। चलो जरा माइक खोलो फटाक से। पहला पर 0 है। पहले पे कितना होगा? 0। अरे वाह, तेरे को कैसे पता? देखा तूने, बुक में लिखा रखा है। फॉर्मूला लगाए थे। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -4 लोन पेयर हो गए, -1/2 4 बॉन्ड पेयर हो गए। तो पहले वाले पे 0 आ गया, तो दूसरे वाले पे कितना होगा? दूसरे ओ पे बताओ, बताइए दूसरे ओ पर कितना होगा? पहला तो तुमने तुरंत बता दिया, दूसरे ओ पे बताओ। +1। बिल्कुल सही बात, 6 तो ये होगा इसके बाहरी कक्षा में, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म -2 हो गया, -1/2 बॉन्ड कितने हो गए? बॉन्ड पेयर कितने हो गए? जल्दी से बताओ। 2 इस पे हो गए थे, 6 हैं? बॉन्ड पेयर 6। 6 बराबर +1 हो गया, 2 4 और 6। तीसरे ओ पे बताओ, तीसरे ओ पे निकालो जल्दी से। -1। बिल्कुल, ये हो गए 6 और -6 हो गए, -1/2, एक ही बंद है, तो ये -1 हो गया। तो तुम्हें तो फाइनल फॉर्मल चार्ज पहले से ही आता था कि अभी सीखा? जल्दी बताओ। पहले से आता था। पहले से कैसे आता था? फॉर्मल चार्ज की हिंदी क्या है? ये पता नहीं है। फॉर्मल आवेश हिंदी है। फॉर्मल ही है, तो फिर फॉर्मल ही है, तो फिर फॉर्मल ही है। तो ये तुम्हारी किताब में तो है नहीं, तुम्हें आता कैसे था फिर ये? टेक्स्ट बुक में था। हम्म, टेक्स्ट बुक से पढ़े। टेक्स्ट बुक कौन सी है? ABC? नो, NCERT। ओके 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 ओके। तो फॉर्मल आवेश भी आ गया, अनुनादी संरचना भी आपने समझ ली है। अब हमें यहाँ पे 2 टॉपिक हमारे पास बचे हैं करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों टॉपिक। और इसके बाद ये चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का, ये पूरी केमिस्ट्री 3 चैप्टर बच्चे मास्टरी कर लेना। जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं ना कि फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से सदिश कर लो, समाकलन और अपकलन कर लो, फिजिक्स सरल हो जाएगी। ऐसे ही केमिस्ट्री में परमाणु संरचना कर लो, फिर इसके बाद तत्वों के आवर्ती गुण कर लो, इसके बाद ये रासायनिक बंधन कर लो। टेंशन खत्म है MSc तक, यहां तक नहीं, MSc तक। तो अब जो हम नई चीज यहाँ पे प्रारंभ करने वाले हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम बात करते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये है, इसको बोलते हैं आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिख दें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
थ्योरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आणविक कक्षक सिद्धांत हम पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है। तो बच्चों जो भी नई चीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बीबीटी में कमियां निकालेंगे। संयोजी बंध सिद्धांत में हम कुछ कमियां निकालते हैं। तो आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ने का कारण क्या है। पढ़ने का कारण है वीबीटी की कुछ असफलताएं हैं, कुछ असफलताएं। परमाणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ने के लिए हमें बीबीटी में कुछ दोष निकालने पड़ेंगे, कुछ उसमें कमियां निकालनी पड़ेंगी कि बीबीटी में ये कमियां होती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए हम आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ते हैं। तो पहली कमी क्या है, नंबर फर्स्ट, वीबीटी के अनुसार O2 अणु पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः O2 को पराचुंबकीय होना चाहिए। जिसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। पराचुंबकीय का मतलब यह है कि वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है ऑक्सीजन। परंतु O2 वास्तव में अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो बीबीटी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई। बीबीटी के द्वारा O2 के अणुचुंबकीय गुण की व्याख्या, अणुचुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं की जा सकी। बीबीटी अधिकतर अणुओं में चुंबकीय गुणों तथा उनके रंगों की व्याख्या करने में पूर्ण असफल सिद्ध हुई। मतलब ना तो वो चुंबकीय गुणों के बारे में कोई जानकारी दे पाए, ना ही रंगों के बारे में कोई जानकारी दे पाए, क्योंकि रंग भी चारित्रिक गुण हैं। आपको पता है कि यदि हमारी ये टी शर्ट लाल रंग की दिख रही है तो बाकी रंग को ये अवशोषित कर रही है, केवल लाल रंग को ये परावर्तित कर रही है बस।
तो ये इसका रासायनिक गुण है। रंग को परावर्तित करना भी एक रासायनिक गुण ही होता है। और बीबीटी ना तो रंगों के बारे में बात कर पाई, ना ही परमाणु चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर पाई। उपसह संयोजी बंध की व्याख्या भी बीबीटी के द्वारा नहीं की जा सकी। उपसे संयोजी जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किए जाते हैं, उसकी व्याख्या बीबीटी नहीं कर पाई। नंबर 3, स्थायित्व तथा आंशिक आयनिक गुणों की व्याख्या भी बीबीटी के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकी। तो इन सभी समस्याओं के कारण अणु बनने का एक नया सिद्धांत दिया गया। तो इन सभी तथ्यों की व्याख्या करने के लिए पालिंग, मोरे, सीले इत्यादि के लिए अणु बनने के एक नया सिद्धांत दिया गया। उसे MOT कहा गया। ध्यान से सुनना अब आगे की बात। पेपर में आने वाली चीज है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा गया। सर बॉन्ड कोटि के बारे में भीबीटी बताई पहले कि एमओटी? फिर से बोलो। बॉन्ड कोटि के बारे में पहले भीबीटी बताई थी कि एमओटी? MOT और बंद कोटि तो MOT में ही निकालेंगे ना अपन। हम जब MOT पढ़ेंगे तो हम बंद कोटि निकालेंगे, समझ गए? बॉन्डिंग आर्डर बोलते हैं उससे MOT कहा गया। अभी सुनो जरा, बंद कोटि हम पढ़ लेंगे। अभी चिंता मत करो, कुछ भी चीज नहीं बचेगी। जहां जिसकी जरूरत है वहां वो पढ़ेंगे। बीबीटी क्या बोलती थी? बीबीटी के अनुसार केवल बाहरी कक्षा ही रासायनिक बंधन में भाग लेती है, जबकि MOT में ये कहा गया कि परमाणु की सभी कक्षाएं रासायनिक बंधन में भाग लेकर नई कक्षाएं बनाती हैं। कहा गया बीबीटी के अनुसार केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं। जबकि MOT में यह बताया गया कि
रासायनिक बंधन में परमाणु के सभी कक्षक भाग लेकर नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को आणविक कक्षक कहते हैं। आणविक कक्षक कहा जाता है। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात होती है तो उन्होंने कहा कि पूरे कक्षा भाग लेती है और जो नए कक्षक बनते हैं उन कक्षकों को ही आणविक कक्षक कहा जाता है। इन कक्षकों को आणविक कक्षक कहा जाता है। ये जो कक्षक होते हैं ना, यह कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। ये कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। इन कक्षकों को जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। नंबर फर्स्ट, बंधी कक्षक। ये बंदी फंदी नहीं बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बीओ से प्रदर्शित करेंगे, बंधी कक्षक। नंबर दूसरे होते हैं विपरीत बंधी कक्षक। इन्हें बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग को अपन AO से प्रदर्शित करेंगे। और नंबर तीन होते हैं अनाबंधी कक्षक। इन्हें हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग, NO से प्रदर्शित करेंगे। नो, ये कक्षकों में इसमें क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। समझ गए ये बात? इसे समझने के लिए हमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका नाम है परमाणु कक्षकों का एक घात रेखीय संचय। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझिए, बात सुनिए। इन्होंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक को अपन MO से प्रदर्शित करेंगे। हम यहीं पे लिख रहे हैं आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम MO लिखेंगे।
तरंग फलन साई हमने पढ़ा है, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण पढ़ रहे थे तो हमने साई के बारे में पढ़ा है। तो इन्होंने बोला कि ये साई है, साई एम ओ बनता है, दो हमारे पास कोई परमाणु बन रहा है ए बी, तो पता साई एमओ दो तरीके से बन सकता है, साई ए प्लस माइनस साई बी। अब यहां पे 12 के बच्चों को भी अभी वो चैप्टर हुआ नहीं है तरंग प्रकाश की, और 11 के बच्चों को भी हमें एक बात समझानी पड़ेगी, वो थोड़ी सी फिजिक्स की बात है। ये ऐसे बनेंगे, अब आप समझना कैसे हुआ। साई एम ओ का मतलब होता है ये साई ए प्लस साई बी बनेगा, तो एमओ नहीं लिखेंगे, यहां पे अपन बी लिखेंगे, बॉन्डिंग को अकेला बी लिख रहे हैं, बॉन्डिंग को अकेला बी लिख रहे हैं, बॉन्डिंग को अकेला बी लिख रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग को अकेला ए लिख रहे हैं, स्मॉल ए, एंटी बॉन्डिंग को। साई बी बराबर हो जाएगा साई ए प्लस साई बी, और साई ए एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। नॉन बॉन्डिंग की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग तो मिलेंगे ही नहीं, कब नहीं मिलेंगे हम बताएंगे वो भी। पता है ये प्लस का मतलब होता है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और माइनस का मतलब होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, यहां पे ये मिलते हैं समान कला में, अब कला भी नहीं पता, और यहां पे मिलते हैं असमान कला में। तो जब बंधी कक्षक बनते हैं तो वो जो परमाणविक कक्षक होते हैं वो समान कला में मिलते हैं, और जब प्रतिबंधी कक्षक बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, तो वो असमान कला में आपस में मिलते हैं। अब ये समान कला और असमान कला क्या होती है, और संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सभी जानकारी लेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।